तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम मूल विधि के बारे में जानेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे आपको, साथ में ही इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। बेटा जिस भी एग्जाम में मूल विधि आएगी उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम डेली आपको 20 वीडियो कराएंगे, आपको ये सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रश्न की ओर चलते हैं। विधि को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? पहले मैं बताऊं बेटा विधि क्या होता है। विधि हम कानून भी कह सकते हैं, मूल विधि कुछ नहीं है, मूल कानून। ठीक है, मूल विधि को हम मूल कानून भी कह सकते हैं। तो बेटा कितने भागों में बांटा है, तो इसका हो जाएगा 20। आप हमें सही बताना, हम आपको 20 कराएंगे तो आपने कितने प्रश्न हल करे हैं। ठीक है, तो आप सही से कमेंट में जरूर बताना। देखो प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है? पहले बेटा मैं आपको मौलिक विधि के बारे में बता दूं कि मौलिक विधि क्या है। आप लिख सकते हो बेटा, मौलिक विधि कर्तव्य और अधिकारों में स्पष्टता करे, मौलिक विधि कहलाता है। ठीक है, मौलिक विधि क्या है? जो कर्तव्य और अधिकारों में स्पष्ट करे। ठीक है, तो बेटा इसके अंतर्गत कौन आते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1862, उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका डी आ जाएगा। कहने का मतलब है जो मूल विधि है, यानी मौलिक विधि या मूल विधि भी कह सकते हैं, ये है का इसके अंतर्गत तीनों आती है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। देखो निम्न में कौन सी प्रक्रिया विधि है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रक्रिया विधि क्या होती है। बेटा अगर मानो अगर हम अपराध करते हैं उसके बाद में प्रक्रिया विधि अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया विधि होती है। यानी किसी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें वही प्रक्रिया विधि कहलाई जाती है। अब देखो इसके बेटा दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है जी, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका डी हो जाएगा। देखो आप यहाँ से इसका सन भी याद रखते हो। दंड प्रक्रिया संहिता कब अधिनियम पारित हुआ था? 1973 में। सिविल प्रक्रिया का कब हुआ था? 1908 में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 में। तो बेटा इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो बेटा प्रश्न नंबर 4, देखो ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। निम्न में से कौन अपराध का मूल तत्व नहीं है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो अपराध का मूल, तो अपराध क्या होते हैं? अपराध के तत्व में 4 तत्व हैं अपराध के। ठीक है, तो बेटा मैं आपको 4 तत्व बता देता हूँ कौन कौन से अपराध के 4 तत्व हैं। देखो बेटा ये अपराध के 4 तत्व हैं। मानव अपराध, किसी मानव के द्वारा के, भाई अपराध है सीधी बात है, का होगा मानव के द्वारा किया जाएगा। कोई अपराध है भैंस गाय बैल तो ना करेंगे, वो दुर्घटना कहलाती है। ठीक है, अपराध सबसे पहले क्या होता है? अपराध मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये होता है आपराधिक मन स्थिति या दुराचार। मैं बताऊं बेटा कि दुराशय या मन स्थिति क्या है। मैं एक बताऊं, जैसे बेटा जैसा मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरा मोबाइल फ़ोन धरा है, तो किसी के मन में अगर ये विचार आएंगे, पहले दुराचार आएगा कि सर के फ़ोन को मैं चुरा लूँ। ठीक है, तो दुराचार भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बेटा आपराधिक कृत्य, एक आपराधिक कृत्य भी होना जरूरी है, यानी ठीक है आपराधिक कृत्य। और बेटा अपराध ये है, दूसरा है मानव तथा समाज को क्षति भी होनी चाहिए। मानो सीधी बात है, जब तुम मेरे फ़ोन चुराओगे तो बेटा समाज यानी मानव को क्षति तो नुकसान तो होगा। ठीक है, तो ये अपराध के 4 तत्व हैं। मानव के द्वारा, एक दुराचार, आपराधिक कृत्य और मानव यानी या कह सकते समाज की क्षति। ठीक है, तो ये 4 होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर इस प्रश्न को दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन अपराध के मूल तत्व हैं? देखो इंसान द्वारा किया गया, अभी हमने पढ़ा है, हाँ जी, मानव के द्वारा किया। आपराधिक इरादा होना चाहिए या दुराचार होना चाहिए, बात है कि कोई अवैध कार्य या चूक, बिल्कुल सही बात है, अवैध कार्य होना या चूक भी कह सकते हैं उसे। कोई अवैध कार्य, वैध तो है ना, वो अवैध कार्य या चूक, ये भी सही है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, पृष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये भी सही बात है। तो हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा? ए, PQR। ठीक है, तो ए ठीक हो जाएगा। थोड़ी जो और हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं, तो व्याख्या क्या है? अपराध के 4 मूल तत्व होते हैं, ये तत्व है मानव, अब ऊपर पढ़ भी चुके हो। आपराधिक मन स्थिति या दुराचार भी होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, हम इन सारी बातों को ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले बता दिया था। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 5 के देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने इसका विकल्प तो देख लिया होगा बेटा। ठीक है, कोई बात ना।
किसी भी प्रकार के अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कोई भी अपराध करें कितनी अवस्थाएं होती हैं, या बेटा कितने उसके चरण होते हैं। तो बेटा उसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 4 चरण कौन कौन से होते हैं तो आप इन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा पहला है पहले तो आश्चर्य, भाई अपराध करने के लिए आश्चर्य बहुत जरूरी है। पहला होता है आश्चर्य। दूसरा अपराध करने की तैयारी, बगैर भाई मानो अगर हम कोई अपराध करें तो अगर चोरी करेंगे तो पहले प्लान बनाएंगे क्या कि घर में कूदेंगे, यानी कि इतने बजे रात को सोता है। ठीक है, तो ऐसे प्लान बनाएंगे। अगर हम काय को मर्डर करेंगे तो पहले क्या जी घर में से कै बजे लिख रहे हैं, वहाँ कोई मिलेगा तो ना, तो तैयारी जरूर करेंगे। और तीसरा अपराध करने का बिल्कुल प्रयास होएगा। भाई बगैर प्रयास के तो वो आदमी मरेगा ना, चोरी होएगी। प्रयास भी बहुत करना जरूरी है। और चौथा है अपराध का पूर्ण, यानी जब हमने चोरी कर ली भाई, जब ही तो अपराध माना जाएगा कि जब माने में पूरी तरह से चोरी कर ली है या आदमी की हत्या कर दी है, मतलब इनमें से कोई सा भी किया है तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अवस्था होनी चाहिए। बेटा आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की, आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा किसने की, तो बेटा ये की थी कैनी ने। ठीक है, ए हम बेटा कुछ फैक्ट और बता देते हैं इसके बारे में, जो गिव याद कर लो। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना कौन ने कही थी, CS कैनी। थोड़ा सा और फैक्ट बता देते हैं इसके बारे में। देखो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना कैनी ने की थी, आप पढ़ चुके हो उसे। ठीक है, अब आगे पूछा जाए तो देख लेना। ए जनरल व्यू ऑफ क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड पुस्तक की रचना कौन ने कही थी, बेटा जेम्स स्टीफेन ने की थी। अब बेटा देखो कि पुस्तक भी बहुत एग्जाम आई है। केमिस्ट्री ऑन द, क्योंकि बालक केमिस्ट्री से कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड पुस्तक की रचना कौन ने कही थी, विलियम ब्लैक स्टोन ने। ठीक है, तो बेटा इसका ये हो जाएंगे, ये फैक्ट भी आप जान ले जरूर। देखो बेटा इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जो आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ है पुस्तक है का केनी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी कि वर्ष 1902 में लिखी गई थी। आप सन को भी याद कर सकते हो। इस पुस्तक का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था, तो बेटा 1962 में। कैसे याद कर सकते हो, भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जब इसकी जरूरत पड़ी थी पुस्तक की। पढ़ी तो नहीं था, आप जैसा याद कर सकते हो। ठीक है, इस फैक्ट को भी कर ले याद। साथ में वो इसका तो देख लिया। देखो बेटा हम अभी इसे ऊपर करा चुके हैं। भारतीय दंड संहिता 1807 कब लागू में आई। ठीक है बेटा देखो ये 1807 पारित तो 1807 में हुई थी, लागू कब आई तो कि नई साल को आई, और 2 साल पीछे आई। तो नई साल को बेटा 60 और 2 62, यानी 1 जनवरी 1962 को। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न आपने देख लिया था। चलो व्याख्या देख लेते हैं बेटा इसकी। भारतीय दंड संहिता 1860 में तत्काल ब्रिटिश भारत में 1 जनवरी 1962 में लागू हुई थी। सीधी बात है, जब भारत में ब्रिटिश का शासक था भारत में। यह संहिता वर्तमान में पूरे देश में लागू हुई। ठीक है, यह संहिता भारतीय दंड संहिता में कुल याद कर लो कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। धारा कितनी है, 511 हैं। इस संहिता में विभिन्न तरह के अपराध तथा उससे संबंधित दंड प्रावधान विस्तृत रूप से वर्णित है, यानी विस्तृत रूप से वर्णित है। 8-9%। देखो अभी रिपीट है ना, भारतीय दंड संहिता की बात करूं, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं तो बेटा कितनी है, 512। देखो ये बेटा प्रश्न आया हुआ है तो थोड़ा ध्यान दें इस पर। देखो भारतीय दंड संहिता वर्ष 1807 में लॉर्ड मैकारी द्वारा प्रावित संहिता के संशोधन। पहले तो आप याद होंगे भारतीय दंड संहिता वर्ष कब हुई थी, आप 1860 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले ने। और बेटा पहले विधि आयोग अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले। अगर आधे क्वेश्चन आए तो आप इसे याद कर सकते हो। किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। ठीक है, ये है कहा है मैकाले कितने देशों पर बेटा, एक तो सिंगापुर, बिनोई, श्रीलंका। तो ABC तीनों ठीक हो जाएंगे बेटा ए। तो आप एक देश और याद कर सकते हो, बर्मा। ठीक है, बर्मा की भी भारत जैसी है। ठीक है, तो आप याद कहीं पूछ ले जाए बर्मा। ठीक है, लिख ले बर्मा या म्यांमार। देखो व्याख्या दे रहा आगे। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप लॉर्ड मैकाले भारत प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है। देखो अभी मैंने बता भी दिया था। श्रीलंका, सिंगापुर, हिनोई दंड संहिता के इसी प्रारूप पर आधारित है। एक नाम और याद कर लो, बर्मा। जबरदस्त। देखो बेटा भारतीय दंड संहिता की धारा 1 निम्न में से किससे संबंधित है। धारा 1 का जो बेटा किससे संबंधित है। अब
धाराएं 511 हैं। भारतीय दंड संहिता की बात करूँ तो किससे, इसमें है कहा है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तक का विस्तार है। तो आपको पहली जरूर याद होनी चाहिए, तो इसका डी ठीक हो जाएगा। थोड़े से बेटा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 1 जो भारतीय इसमें है कहा 1 से 5 तक तो कुल धाराएं हैं, ठीक है आप, ठीक है। अध्याय 1 में तो 1 में है कहा है संहिता का नाम, उससे प्रवर्तन, लागू का विस्तार, वर्णन है। जबकि धारा 2 में किस काय के लिए कहा गया है बेटा, मैं एक बार बताता हूँ। धारा 1 में तो संहिता और उसके नाम का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है, ठीक है। धारा 2 में क्या है, भारत के भीतर किए गए अपराध, और धारा 3 में कहा है भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने का प्रावधान है। देखो बेटा, निम्न में से भारतीय दंड संहिता का कौन सा धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने से संबंधित है। बाहर किए जाने से बेटा, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं बाहर है धारा 3, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता है कहा यानी आईपीसी के द्वारा, तो बेटा बाहर किए गए अपराधों के मामले में दंड दिए जाने का प्रावधान संबंधित है धारा 3 से, और बेटा अंदर किए जाने से कहा है वो धारा 2 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता 1860 में पुरुष शब्द घोतक है। तो बेटा घोतक, तो बेटा जो पुरुष शब्द किसका घोतक है, जो छुपा हुआ है, तो 16 वर्ष के ऊपर की आयु वाले किसी नर पर, 21 वर्ष से ऊपर वाले किसी नर का, जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु का नर हो, ठीक है। तो बेटा ये सी है, ठीक है। जन्मजात मतलब जो 18 साल जो दंड संहिता के सब पे है, ऐसा कुछ ना है, जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु हो, ठीक है। तो इसका सी एकदम ठीक हो जाएगा। चलो व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता, पहले तो याद होने, भारतीय धारा 10 में पुरुष व स्त्री के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार पुरुष शब्द जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु का नर का घोतक, तथा स्त्री शब्द जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु का की नारी का घोतक है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रश्न। 13वां बेटा, भारतीय दंड संहिता कौन सी धारा भारत के राज्य क्षेत्र का अभिप्रेरित से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कुल मिला के कह रहो, एक बार ये कह रहो, भारतीय दंड संहिता, हम इसे आईपीएस भी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेत से संबंधित है। तो बेटा किससे, धारा 18 है। तो आप ये भी कह सकते हो मतलब 18 धारा है ना, हमें भारत की परिभाषा बताती है, ठीक है। थोड़ा हम बता देते हैं इसके बारे में। और बेटा जो अध्याय 2 है, हम इसका क्या मतलब है, साधारण स्पष्टीकरण से, ठीक है। देखो हम थोड़ा सा और बता दें बेटा। अध्याय 1 है कहा है प्रस्तावना से, इसमें कुल है कहा है 5 धाराएं, 1 से 5 धाराएं, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है, प्रस्तावना, और अध्याय जो टोटल हैं 23 हैं। अध्याय 2 में क्या है, स्पष्टीकरण, ठीक है। और इसमें कुल धाराएं कितनी है, 47 हैं, ठीक है। और कैसे हैं, 6 से 52 तक धाराएं, आप इसे भी याद कर सकते हो। धारा 10 अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। देखो भारतीय दंड संहिता धारा जो 18 में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। भारत को परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, धारा 18 में। देखो बेटा अध्याय 2 में अगर आ जाए, धारा 21 में लोक सेवक, धारा 24 में, धारा 24 को क्या मतलब है, बेईमानी, और धारा 25 बताता है कपटपूर्वक, कोई भी कपटपूर्वक, ठीक है। और बेटा आप इसे याद कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अपराध के बारे में उल्लेखित है, यानी अपराध का किस में, धारा 40 में। विशेष विधि का उपलब्ध किस में, धारा 41 में। स्थानीय विधि का उपलब्ध कितनी है, धारा 41 में। देखो बेटा क्षति का जो वर्णन किया गया किस में किया गया, धारा 44 में। सद्भाव पूर्वक का वर्णन किस में किया गया है, धारा 52 में। ये सब आईपीएस हैं, दंड संहिता। तो इस 13 का बेटा कौन सा हो जाएगा, धारा 18, ठीक है। भारत को परिभाषित किया गया, राज्य क्षेत्र को अभिप्रेत किया गया है, ठीक है। तो बेटा 14 में देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से
करना कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना, तो बेटा जो धारा 24 होता है तो बेटा क्या होता है कि बेईमानी, ठीक है। धारा 25 हो जाता है कपट, ठीक है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा भी दिया तो आपने कर भी दिया होगा। थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। देखो बेटा, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता धारा 34 सामान्य आशय को परिभाषित करती है। 15वां बेटा देखो, भारतीय दंड संहिता आशय को परिभाषित करती है। देखो बड़े ध्यान से देखो, भारतीय दंड जो आशय से परिभाषित करती है तो बेटा क्या है, धारा 34। देखो आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, यहाँ भारतीय दंड संहिता, आप इतने भारतीय दंड संहिता की जो धारा 34 सामान्य आशय को परिभाषित करती है। सामान्य आशय को क्या परिभाषित करती है, धारा 34। देखो बेटा, ये एक मामला है, बहुत चर्चित है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर वाद निम्न में से किससे संबंधित है। तो बेटा किससे संबंधित है, तो वह ये 16 का बेटा हो जाएगा आपका। अब वीडियो को रोक कर भी करते हैं, सामान्य आशय है ये, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या चीज़। देखो, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर वाद सामान्य आशय संबंधित वाद है। पहले तो कि कैसा आगे आशय है, ठीक है। आपने पढ़े अपराध की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4, जिनमें से पहली थी आशय। इससे संबंधित अन्य वाद हैं। देखो, एक है महमूद साहब बनाम एम्परर, एक श्रीकांते बनाम बम्बई राज्य। चलो प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखो बेटा बहुत ज़बरदस्त है कि, तो आपने कर दिया होगा। अगर ये ना पता तो बेकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में निम्न में से किससे संबंधित है। जो 40 की बेटा किससे है, अपराध की, ठीक है। सही बताना एकदम बेटा, जिन्हें आज मैंने पढ़ाया है ये बिल्कुल सही बताना कितने % आपने सही करें। व्याख्या भी और पढ़ लेते हैं, व्याख्या भी थोड़ा याद कर लो। अपराध, ये अपराध से संबंधित है ये सभी चीज़। भारतीय दंड संहिता धारा 40 अपराध से संबंधित है। आपराधिक मन स्थिति से संबंधित प्रमुख वाद है। देखो मैंने बताया वो तो आशय हो गया, ये कहा है आपराधिक मन स्थिति जो वाद निम्न है। आर बना प्रिंस, फाइंडिंग बना प्राइस, ये क्वेश्चन बनेगा। आर बना प्रिंस किस अपराध से संबंधित है, ये है मन स्थिति संबंधित, ठीक है। जो ऊपर बना था आशय का बना था, जो महमूद साहब एम्पियर वीरेंद्र कुमार घोष का बना था, ठीक है। एक ये है कमीन टेस्ट। तो आप बेटा इन सब याद कर लिए। देखो ये बहुत ज़बरदस्त है। नाथूराम बना मध्य प्रदेश राज्य, तो आप जानते होंगे नाथूराम ने गांधी जी को गोली मार कर हत्या करी थी, तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये कैसा अपराध है, ये है आपराधिक मन स्थिति। देखो निम्न में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित है। बेटा मैं पहले आपको बता दूं, ये आपको मेरी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है। प्ले लिस्ट, ठीक है। अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बेटा किसी से भी जानकारी लो। प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा मूल विधि। तो मूल विधि को आप क्लिक करोगे तो मूल विधि की आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। मूल विधि अगर नहीं जानते तो किसी से जानकारी ले लें। अगर आप संविधान को क्लिक करोगे तो आपको संविधान की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपराधिक मन स्थिति संबंधित है। देखो अभी ऊपर ही रिपीट क्वेश्चन है ये। आपराधिक मन से है हार्दिक बनाम प्राइस, ठीक है। आर बना प्रिंस, ठीक है। क्वीन बना टाल्स, ठीक है। ये सभी, तो बेटा ये सभी हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ज़्यादा है। भारतीय दंड संहिता IPS धारा 53 किस विषय के संबंधित में है। पहले मैं बताऊं बेटा 52 तक तो अध्याय 2 में है, यानी 53 से जो 75 है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं। अध्याय 3 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि धारा जो 53 है अध्याय 3 में इसका वर्णन है, तो थोड़ा देख लेते हैं। बेटा अध्याय 3 है कहाँ, यहाँ में मूलतः धाराएँ कितनी हैं, वैसे मूलतः धारा 23 हैं,
पर इसमें कुल मिला के 25 भी हो जाती हैं। चलो सब छोड़ो, धाराएं कितनी है 23 में, मूलतः पूछी जाए तो 23 है, और कुल धाराएं पूछे, संख्या पूछी जाए तो 25 है। बेटा इसमें मतलब जो अध्याय, जो 23 अध्याय, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो बेटा इसमें 53 से लेकर 75 तक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो धारा 53 में कई प्रकार के दंडों का वर्णन है। पहले तो आप देखो यहाँ, और अध्याय 3 में किसका वर्णन है? यहाँ में सिर्फ दंडों के विषय में जानकारी, यानी कितने प्रकार के दंड हैं। ठीक है, याद कर सकते हो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, दंड दे दो उन्हें, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अध्याय 3 में दंडों के विषय में सीधे प्रश्न भी यहाँ से बनेगा। अब बेटा दंडन के प्रकार क्या हैं? एक तो मृत्यु दंड भी मिल सकता है, आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कठिन होती है, एक साधारण कारावास होती है। बेटा एक है संपत्ति का संभरण, यानी उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेना, तो ये भी होती है। एक आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। चलो बेटा देखो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 20 वर्ष की कारावास, जो 20 वर्ष की जो कारावास है, मतलब मानो आजीवन कारावास कै वर्ष का होता है? अगर किसी आजीवन कारावास हुई है तो वो 20 वर्ष की सज़ा काट सकता है। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है तो वो 50 वर्ष में उसकी जमानत हो जाएगी। ठीक है, तो 20 वर्ष। तो ये किस में वर्णन है? धारा 57 में। पुलिस है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। देखो धारा 37 में कहा है, यानी जुर्माना दे, जब कभी ऐसी जुर्माना नहीं देने की स्थिति में, मतलब काय के पास में जुर्माना ना हो, तो बेटा कौन सा दंड होगा? धारा इसमें 67 का वर्णन है। देखो यदि 50 रुपये हों, अगर मान लो जुर्माना 50 रुपये लगाया हो तो वह 2 महीना की कारावास होगी। अगर 100 रुपया लगाया हो तो उसे 4 माह की कारावास होगी। ठीक है, यदि बेटा उसे, यदि जुर्माना 100 से अधिक हो तो उसे 6 माह का कारावास होगा। देखो धारा 71 में काय को वर्णन है, कई अपराधों से मिलकर बनने वाले अपराधों के लिए दंड की अवधि है। ठीक है, यानी कई अपराधों में का है, तो किसका वर्णन है? धारा 71 में कई अपराधों का। देखो चलो छोड़ो इस चीज़ें। ठीक है, इसे बेटा चलो इतना ही बहुत है। अब तो मैंने कर दी होगा। भारतीय दंड संहिता IPC धारा 53 किस विषय से संबंधित है? तो बेटा कायसु है, दंडसु, बिल्कुल पक्का कर दी होगा। अब देखो थोड़े से व्याख्या कर लेते हैं इसके बारे में। हम जैसे पढ़ चुके हैं व्याख्या पूरी तरह से। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ चुके हैं व्याख्या पूरी तरह से, कोई दिक्कत ना है। अब देखो बहुत जरूरी है भाई, बामने की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? धारा क्या की बात करूँ बेटा? 53 की। तो बेटा कितने प्रकार, वैसे भी दंड कितने प्रकार के होंगे? दंड बेटा होते हैं 5 प्रकार के। तो सी, तो इसका ठीक हो जाएगा। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में शेयर करना। ओके, बाय बाय।